हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अनुसूची, भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूची दी हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अगर अनुसूची की बात करेंगे, आपको अनुसूची देखने के पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी थी और अभी प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान संविधान में कितनी है। तो जब भी आपसे पूछेंगे मूल संविधान में, मतलब जो एक्चुअल में 1949 में बन के तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ, उस टाइम पर अगर पूछता है तो उस टाइम पर 8 अनुसूची थी। भारतीय संविधान में उस टाइम कितनी थी? 8। और अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूँ तो अभी टोटल 12 अनुसूची है, मतलब बीच में 4 अनुसूची ऐड की गई है, जोड़ी गई। संविधान संशोधन के द्वारा बीच में 4 अनुसूची जोड़ी गई है। 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे यहाँ से। एक, मूल संविधान में, जब भी मूल संविधान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में बनकर तैयार हुआ था, उसमें 8 थी। और अभी वर्तमान समय में अगर पूछेगा तो अभी 4 जुड़कर टोटल 12 हो गई है। ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वर्तमान वाला तो 12 और मूल संविधान में पूछेगा तो 8। अब हम एक एक करके अनुसूची देखते हैं। देखिए, फर्स्ट अनुसूची है, पहला शेड्यूल, इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, आपको याद रखना, CBSE वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला अनुसूची फर्स्ट या पहला शेड्यूल फर्स्ट, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में भी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, पर उसमें सिर्फ यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे उसका नाम वहाँ पर नहीं लिखा गया। अगर आपको वो देखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? अनुसूची 1 में आना पड़ेगा। अनुच्छेद में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बताया गया है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति, मान लो साउथ अफ्रीका का कोई व्यक्ति और आके चेक कर रहा है कि भाई भारत के बारे में उसको जानना है, कौन कौन से राज्य है, तो उसको अनुसूची 1 में देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको पूरे 28 राज्यों के नाम देखने मिलेंगे। अगर वो अनुच्छेद 1 देखता है तो वहाँ पर सिर्फ उसको ये पता चलेगा कि भारत एक राज्यों का एक क्षेत्र है, पर उसको राज्यों के नाम अगर देखना है तो कहाँ पर आना पड़ेगा? अनुसूची 1 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो आपको याद रखना है अनुसूची 1 या शेड्यूल फर्स्ट में इसके बारे में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड अनुसूची है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट पद है या संवैधानिक पद है, गवर्नमेंट पद नहीं संवैधानिक पद है, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दिया हुआ है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, साथ में राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। प्रेसिडेंट, आपको नाम याद रखना है, जितने भी संवैधानिक पद है, वाइस प्रेसिडेंट, साथ में सुप्रीम कोर्ट के CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में हाई कोर्ट के जज, जितने भी संवैधानिक पद है, साथ में कैग, अटॉर्नी जनरल, इन सभी की सैलरी, भत्ते जो मिलेंगे, इनको पेंशन जो मिलेंगी, इन सभी के बारे में किसमें लिखा हुआ है? तो अनुसूची 2 में, शेड्यूल 2 में वेतन, भत्ते और पेंशन किसके, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पद है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो है, उन सभी के वेतन, भत्ते के बारे में किसमें दिया हुआ है? तो अनुसूची 2 में। चलते हैं तीसरी अनुसूची पे। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया है। जितने भी संवैधानिक पद है इनकी शपथ के बारे में किसमें दिया गया है? तो आपको याद रखना है अनुसूची 3 में। और इसमें याद रखना है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें नहीं है। इसके अलावा जितने भी संवैधानिक पद है उसके बारे में किस में दिया हुआ है? अनुसूची 3 या शेड्यूल 3 में शपथ के बारे में दिया हुआ है कि किस प्रकार से शपथ लेंगे, ये कौन इनको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को छोड़कर। आपको याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी संवैधानिक पद है, जैसे राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, अटॉर्नी जनरल, सभी के बारे में किसमें लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में। चलते हैं नेक्स्ट पे, अनुसूची 4। देखिए, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बहुत इजी है ये, याद रखना। इससे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में पूछता है आपको। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब किस राज्य में कितनी किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीट होंगी, किसमें दिया हुआ है? अनुसूची 4 में, कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीट उस राज्य को दी जाएंगी, ये दिया गया है अनुसूची 4 में। जैसे MP में, मध्य प्रदेश में 11 सीट है, तो ये किससे डिसाइड हुआ? अनुसूची 4 से, कि भैया कौन से राज्य को जनता के हिसाब से कितनी राज्यसभा की सीट दी जाएंगी, किसमें बताया गया है? अनुसूची 4 में। इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची के थ्रू किया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुसूची 4 के तहत इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अगला है अनुसूची 5। अरे फास्ट तो नहीं हो रहा सही। अगली अनुसूची 5, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। अनुसूची 5, अगली अनुसूची है 5। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जनजातियों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में याद नहीं रखना है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में इस अनुसूची में दिया हुआ है 5। इसमें क्वेश्चन में सेम आपको ऐसा कि ऐसा लिखा रहेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है, या इसके रिपीट उल्टा क्वेश्चन आएगा अनुसूची 5 में किसके बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल, इंग्लिश वाले याद रखना शेड्यूल बोलते हैं अनुसूची को, शेड्यूल। तो अनुसूची 5 में किसके बारे में दिया हुआ है, या पूछेंगे आपसे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो आपको याद रखना है शेड्यूल 5 या अनुसूची 5 में इसके बारे में दिया गया है। चलते हैं अगली अनुसूची पे। अगली है अनुसूची 6। इसमें स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नहीं पूछेंगे अनुसूची 6 में किसके बारे में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्टेट के बारे में इसमें नहीं है, या कौन सा स्टेट इसमें मेंशन नहीं है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों स्टेट की जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसमें आपको चारों स्टेट का नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों साथ में लगे याद रखना, और ये असम मेघालय साथ में याद रखना। आपको याद रखना है मणिपुर इसमें नहीं है, मणिपुर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मणिपुर, नागालैंड ये दोनों, और अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे, मणिपुर हमेशा ऑप्शन में रहेगा कि इसमें से कौन से राज्य के बारे में अनुसूची 6 में नहीं दिया गया, आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना मणिपुर के बारे में नहीं दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन के बारे में किसमें बताया गया है, अनुसूची 6 में बताया गया है। चलते अगली अनुसूची में, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में संघ सूची, इंग्लिश वाले याद रखना यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 7वीं अनुसूची में इन तीनों लिस्ट के बारे में बताया गया है। अब देखो ये लिस्ट मतलब ये है कि संघ सूची में वो विषय आएंगे जिसपे सिर्फ संघ मतलब यूनियन कानून बना सकता है, जैसे डिफेंस, रक्षा, डिफेंस में कौन कानून बनाएगा, तो संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें राज्य भी बना सकती है और साथ में केंद्र भी बना सकती है। समवर्ती सूची का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एजुकेशन। एजुकेशन में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और साथ में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सिर्फ कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार कानून बनाती है। और यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सिर्फ कानून कौन बनाता है, यूनियन या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। आपको याद रखना है अभी फिलहाल में यूनियन लिस्ट में 100 विषय है, 100 विषय है, पहले 97 थे, अभी 100 विषय है। अगर स्टेट लिस्ट की मैं बात करूं तो इसमें अभी फिलहाल 61 विषय है, 61 विषय है, मतलब 61 सब्जेक्ट ऐसे जिस पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, 100 विषय ऐसे जिस पर सिर्फ यूनियन कानून बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में अभी 52 सब्जेक्ट है, आपको याद रखना 52 सब्जेक्ट है, 52 विषय ऐसे जिस पर अभी सिर्फ कौन बना सकता है, कानून। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं। इनके लिए विषय कितने, 52। सिर्फ स्टेट बना सकता है 61, और दोनों बना सकते हैं, सॉरी यूनियन अकेला बना सकता है वो 100 है। तो आपको विषय भी याद रखना है, अगर आप कोई अच्छा एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपसे विषय भी पूछेगा कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है या विषय है, तो 100, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय है। और इन तीनों लिस्ट के बारे में किसमें दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट के बारे में, मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया है। अगली अनुसूची 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछता है। 8वीं अनुसूची में भारत की जो भाषाओं के बारे में, आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है। तो देखिए फिलहाल अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, टोटल 22 भाषा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची 8 में जो भाषाएं दी गई है टोटल कितनी भाषाएं, तो आपको याद रखना है टोटल 22 भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए मूल संविधान की अगर मैं बात करूँ, मतलब जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम अनुसूची 8 में टोटल 14 भाषाएं थी। टोटल भाषा कितनी थी, तो 14। आपसे पूछेगा मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी, तो आपको याद रखना है 14 भाषा थी। समय समय पर इस पर भाषाएं और जोड़ी गई, और अभी फिलहाल में कितनी है 8 जोड़कर 22 है। तो देखिए जो 14 से 8 जो जोड़ी गई एक बार में नहीं है, पहले 14 फिर एक जोड़ी सिंधी भाषा। आपको याद रखना सबसे पहले जोड़ा सिंधी भाषा को 21वें नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, 21 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी, इधर लिख रहा हूँ, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 71 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, इसको 71 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, सिंधी भाषा को 21 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 71वें नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, और इसके बाद
4 भाषाएं और बाद में जोड़ी गई। 4 भाषाओं के आपको नाम याद रखना है, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। इन चारों भाषाओं को 92 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा कि 92 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा या इन चारों भाषाओं में से या इन 4 ऑप्शन में से कौन सी भाषा संविधान की अनुसूची 8 में नहीं है या है? तो आपको याद रखना, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी है, इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं है। 92 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया। 71वें नंबर के संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। 21वें नंबर के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। शुरुआत में 8 थी, फिर 1, फिर 3 और बाद में 4, कुल मिला के कितनी हो गई? 22। तो आपसे पूछेगा अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाओं के बारे में दिया गया है? तो आपको याद रखना है 22 भाषाओं के बारे में इसमें दिया गया है। मूल संविधान में 22 थी, फिर 14 थी, फिर 1 जोड़ा सिंधी, फिर 3 नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, फिर 4 बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। इन चारों को जोड़ा गया। अमेंडमेंट पूछेगा तो सिंधी 21वें नंबर के द्वारा, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 71 और बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी 92 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। चलते अगली अनुसूची पे। देखिए ये 8 अनुसूची जो हुई ये मूल संविधान में थी। इसके अलावा जो अब हम आगे पढ़ेंगे 4 अनुसूची, मतलब 9, 10, 11 और 12, ये मूल संविधान में नहीं थी। इनको समय समय पर अमेंडमेंट करके, मतलब संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के द्वारा इनको समय समय पर जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये नहीं थी। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 है। तो आपसे पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में कितनी थी? 8 और अभी कितनी है? 12। तो देखिए 9th अनुसूची, भाई इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो 9th शेड्यूल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। तो आपको याद रखना है, पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9th अनुसूची को जोड़ा गया। और ये भूमि सुधार के बारे में देखिए, उसके पहले जमींदारी प्रथा थी, तो उनसे भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार से करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में किसमें लिखा हुआ है? अनुसूची 9 में। भूमि अधिग्रहण का अधिकार गवर्नमेंट को दिया गया, साथ में भूमि सुधार किया गया। लैंड रिफॉर्म के बारे में इसमें दिया गया है। लैंड रिफॉर्म के बारे में इसमें दिया गया। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा कि भूमि सुधार के बारे में कौन सी अनुसूची है? तो 9th। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो पहला संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके द्वारा 9th अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। और किसके बारे में दिया हुआ है? तो भूमि सुधार के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं अगली। नेक्स्ट है अनुसूची 10। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, दल बदल के बारे में दिया हुआ है। दल बदल, अभी भारतीय राजनीति में दल बदल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर दल बदल ना हो तो कोई भी गवर्नमेंट स्थिर नहीं रहेंगी। स्थिर नहीं रहेंगी मतलब कि किसी की भी सरकार कभी भी एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट कोई भी नहीं बना पाएगा। दल बदल देखिए 1985 में 52 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 52वें नंबर का अमेंडमेंट के द्वारा हुआ कब? 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। एक कानून लाया गया दल बदल का। दल बदल का मतलब ये होता है कि भैया जैसे देखिए, मान लो एक चुनाव हुआ, टोटल सीट थी 200, टोटल सीट थी 200, बीजेपी को उसमें से सीट आई 105 मान लो, ठीक है। बीजेपी को सीट आई 105 और दूसरी पार्टी है कांग्रेस, इसको आई मान लो बची हुई 95। गवर्नमेंट किसकी बनना चाहिए भाई? गवर्नमेंट बनाने के लिए हाफ और एक ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब 101 सीट चाहिए। गवर्नमेंट बनाने के लिए 101 सीट चाहिए, बीजेपी के पास 105 है, मतलब ये आसानी से गवर्नमेंट बना सकती है। पर दल बदल कानून नहीं था। इसके पहले ये होता था कि मान लो बीजेपी के 10 विधायक कांग्रेस ने खरीद लिए, भाई तामझाम कैसे भी जमा के, पैसा ऐसा दे के, पैसा खिला के, कौन ने खरीद लिए? कांग्रेस के पास आ गए। मतलब अब यहाँ पे कितने बचे? ये 105 में से 10 चले जाएंगे तो इनके पास बचे 95 और यहाँ कितने हो गए? 105। मतलब गवर्नमेंट बनना किसकी थी? बीजेपी की, पर बनेगी किसकी? कांग्रेस की। जनता ने किसको चुना था? बीजेपी को, पर गवर्नमेंट किसकी बनेगी अब? कांग्रेस की। तो ये गलत था। और इसके कारण क्या होता था? मान लो 10 विधायक कांग्रेस ने खरीदे हैं, तो अब ये पैसा तो है नहीं कि इनको कुछ ना कुछ दे के खरीदा होगा, तो अब ये गवर्नमेंट भ्रष्टाचार भी करेंगी, या इसके अपोजिट रहे तो बीजेपी भ्रष्टाचार करेंगी। और गवर्नमेंट हमें कभी भी स्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं बन पाती थी भाई। सीएम हमेशा विधायक से डरेगा। सीएम क्या देखते ही रहेगा कि मतलब कोई विधायक कहीं जा तो नहीं रहा है, उसको मतलब बिल्कुल हमेशा निगरानी में रखना है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती थी, एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं बनने देती थी। और साथ में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत एक मेजर हो गया था राजनीति में। इसके लिए कानून लाया गया 1985 में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइम पीएम कौन थे, तो आपको याद रखना है पीएम इस टाइम में राजीव गांधी थे।
राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल कानून लाया गया और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल की। भैया कोई भी अगर मान लो अभी दल बदल कानून के तहत ऐसा है कि मान लो 10 विधायक जो बीजेपी से निकल के कांग्रेस में गए थे वो जा सकते हैं, पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाएंगी। जैसे ही वो कांग्रेस में गए वो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएंगी, अब बचेंगे 190 और उसी के बेस पे गवर्नमेंट उसमें जितना जिसके पास मेजोरिटी रहेंगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि 10 विधायक कांग्रेस में चले गए तो उनकी विधायकी बनी रहेंगी या मेंबर बने रहेंगे। दल बदल कानून में यह लिखा गया है कि जैसे ही ये 10 विधायक इधर गए इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अब ये विधानसभा के मेंबर नहीं रहेंगे। देखिए अभी तक ऐसा होता था, मान लो फिर से वही बता रहा हूँ, बीजेपी के 105, कांग्रेस के 95, 10 विधायक इधर गए तो इधर ज़्यादा हो जाएंगे, इधर कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट बन जाएंगी। पर अब दल बदल कानून के तहत ये लाया गया है कि भैया ये 10 विधायक जो है जैसे ही इसमें जाते हैं इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएंगी। और अब इनके पास कितने 95 विधायक बचे, इनके पास भी 95, मतलब अभी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि सीधे कांग्रेस की बन गई, पहले ऐसा था कि सीधे कांग्रेस गवर्नमेंट बना ले जा रही थी। इसमें एक कंडीशन है आपको याद रखना है कि अगर मान लो ये 105 विधायक में सारे के सारे बोल दे कि हम किस में चल जाएंगे, कांग्रेस में, तो फिर ये कानून नहीं लगता है, फिर इनके पास सीधे 200 विधायक हो जाएंगे। मतलब कम से कम 80% विधायक अगर दूसरी पार्टी में जाने को राजी है तो फिर दल बदल का कानून नहीं लगता है। अदरवाइज अगर 2-4 विधायक 100 में से 2-4 विधायक इधर उधर कर रहे हैं तो उनकी मेंबरशिप चले जाएंगी और ये दल बदल वाला कानून इंप्लीमेंट हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। कब हुआ ये, तो आपको याद रखना 1985 में हुआ। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 52वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। कौन सी अनुसूची में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में। चलते हैं अगली अनुसूची पे। अगली है अनुसूची 11। इसको 73 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ईयर पूछता है तो 1992 में जोड़ा गया है। किसके बारे में दिया हुआ है, पंचायती राज में। भैया पंचायत में किस प्रकार से राज होगा या पंचायत में कौन सी पावर्स दी जाएंगी उनको, कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे जिसमें पंचायत खुद कानून बना सकती है, ये बताया गया है अनुसूची 11 में। अमेंडमेंट कौन सा, 73 नंबर का। कब हुआ, 1992 में। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज के बारे में किसमें दिया हुआ है, तो अनुसूची 11 या शेड्यूल 11 में। और आपसे पूछेगा कितने सब्जेक्ट है, तो आपको याद रखना है 29 विषय। मतलब ये हुआ 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पंचायत अपने लेवल पर, मतलब सरपंच सचिव या अपने लेवल पर कानून बना सकते हैं। इसके लिए उनको किसी भी मतलब हायर पोस्ट वाले ऑफिसर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 29 विषय ऐसे हैं जिसपे कौन कानून बना सकता है, ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। मतलब सरपंच और जो भी वहाँ पे सचिव ये होते हैं ये कानून बना सकते हैं। विषय कितने हैं, 29। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 73 नंबर के। और पंचायती राज के बारे में किसमें दिया हुआ है, तो 11वीं अनुसूची में। इतना आपको याद रखना है। चलते लास्ट अनुसूची पे। अगली अनुसूची देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, पंचायत में किस प्रकार से कानून होगा उसमें बताया गया है। और 12वीं में शहर में किस प्रकार से कानून होगा। ठीक है, तो नगरीय प्रशासन या नगर निगम नगर पालिका के बारे में आपसे अगर नगरीय प्रशासन की जगह पे लिखा रहे नगर निगम के बारे में या नगर निगम के प्रशासन के बारे में या नगर पालिका के प्रशासन के बारे में, नगर पालिका के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो आपको याद रखना 12वीं अनुसूची में नगर निगम और नगर पालिका के प्रशासन के बारे में बात की गई है। और इसको कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना 74 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी 1992 में हुआ। 1992 में 74 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और नगरीय प्रशासन के बारे में बताया गया। और अगर विषय पूछता है कितने सब्जेक्ट है, तो आपको याद रखना है 18 विषय। मतलब 18 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सीधे कानून कौन बना सकता है, नगरीय प्रशासन, नगर पालिका या नगर निगम बना सकती है। इसके लिए उसको किसी भी हायर पोस्ट वाले या राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ पूरी अनुसूची। पहली में बात करेंगे, देखिए पहली अनुसूची की बात करेंगे तो आपको याद रखना है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है इसमें वेतन के बारे में दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाई कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति आएगा उसको राज्य के बारे में जानना है कि कौन कौन से राज्य है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अनुसूची 1। अनुच्छेद 1 में सिर्फ बताया गया है। अगर पूरी डिटेल में पढ़ना है तो कहाँ आना है, अनुसूची 1 में। दूसरे में किसमें, वेतन के बारे में। तीसरे में आपको याद रखना शपथ के बारे में, जितने भी संवैधानिक पद है उनको शपथ किस प्रकार से होंगी, किसमें दिया हुआ है, 3 में। 2 में किसके बारे में, वेतन के बारे में। 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी। 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके प्रशासन और नियंत्रण, और साथ में वहाँ पे जो जनजाति निवास कर रही है उनके भी प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। अनुसूची 6 में अगर पूछता है आपसे तो आपको 4 स्टेट के नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूचित जाति जो रह रही है उनके बारे में और अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके बारे में वहाँ पे बताया गया है। साथ में लिस्ट है, सूची, संवर्धित सूची
संघ सूची और साथ में राज्य सूची, इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया। 8 में लैंग्वेज या भाषाओं के बारे में बताया है। 9 में भूमि सुधार के बारे में बताया, 9 में भूमि सुधार। 10वें में दल बदल कानून, 11वें में पंचायती राज और 12वें में आपको बताया गया है नगरीय प्रशासन के बारे में। तो देखिए पूरा एक ये अनुसूची एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे आपने प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे उसमें भी आपने देखा होगा इससे क्वेश्चन आता है और आगे भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर वीडियो आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।